चलिए बेटा, वेलकम जी। सॉरी, बस आप सबके ना ज्वाइन करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चलो थोड़ा सा आगे से कोशिश किया करो पूरे टाइम पर ज्वाइन करने की, ठीक है बेटा। तो चलिए, आज हमें अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना था, सॉल्यूशंस। उसे स्टार्ट करने से पहले एक मुझे बताओगे, इस संडे हमारा कोई टेस्ट है? हाँ जी बेटा, इस संडे हमारा कोई टेस्ट है? यस सर। कौन सा? सॉलिड्स। का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। और बेटा मैं सबसे देखो ऑर्डर नहीं करता, रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब ने ये पहला टेस्ट जरूर देना है, अपने फायदे के लिए नहीं तो मेरे बेनिफिट के लिए समझ लो कि खन्ना सर का इंटरेस्ट है कि हम सारे टेस्ट दें, क्योंकि बेटा जो टेस्ट देते हैं उन्हीं के फाइनल पेपर तक या अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन होता है। तो प्लीज आप सारे इन टेस्ट को सीरियसली लेना और जरूर देना। तो आज बेटा आपके साथ टेस्ट बहुत जल्दी है सुबह। 10 बजे का टाइम ठीक है सर संडे को जल्दी है सर। चल एक मिनट बस बेटा। चलिए बेटा, चल टेस्ट का टाइम तो बेटा 10 बजे रहेगा, अब आदत डाल लो ये टेस्ट देने की, ठीक है। तो चलो आज आपके साथ सॉल्यूशन स्टार्ट करना था बेटा। आज मुझे ना 11th क्लास का सॉल्यूशंस का कैपिटल एम, स्मॉल एम, मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारे कंसेप्ट रिवाइज करने पड़ेंगे। अगर मैंने ये रिवाइज नहीं किए तो हमारे 11th 12th क्लास में जैसे प्रॉपर्टी आएगी डेल्टा टीबी, दैट इज गिवन बाय केबी इनटू स्मॉल एम। तो स्मॉल एम स्टैंड फॉर मोलालिटी। तो अगर मुझे 11th क्लास में बेटा मोलालिटी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं 12th क्लास की पढ़ाई कभी समझ ही नहीं पाएंगे। दैट्स व्हाई आज का जो लेक्चर है दैट विल बी रिवीजन ऑफ आवर डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ आवर एक्सप्रेशंस फॉर कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले याद है सॉलिड स्टेट में डेफिनेशन लिखा था, ऐसे ही आज एक फर्स्ट डेफिनेशन आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशंस। तो लिखो फर्स्ट डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन इज अ solution is a homogeneous mixture। सर एक मिनट। हाँ जी हाँ जी, आराम से आराम से। solution is a homogeneous mixture, homogeneous mixture of two or more than two, of two or more than two chemically non-reacting substances, chemically non-reacting substances whose composition can be varied within certain limits, whose composition can be varied within certain limit। तो बेटा ये किसी पेपर में सॉल्यूशंस डिफाइन करना नहीं आएगा, पर ये हमारा टॉपिक या इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए बेसिक था। सॉल्यूशन याद है अभी मैंने वर्ड किया था होमोजेनियस मिक्सिंग। तो बस बेटा आज के लेक्चर में ना ये ध्यान रखना, वी ऑलवेज डिसॉल्व सोल्यूट इन सॉल्वेंट। मैं हर बार डिसॉल्व करता हूँ सोल्यूट इन सॉल्वेंट। सोल्यूट होता है हमारे पास इन स्मॉल क्वांटिटी और हमारे पास सॉल्वेंट इज प्रेजेंट ऑलवेज इन एक्सेस। सॉल्वेंट हमेशा हमारे पास क्या होगा, एक्सेस में। इसीलिए हम लोग बोलते हैं शुगर इन वाटर, नमक NaCl इन फूड। कभी भी फूड इन NaCl या वाटर इन शुगर नहीं बोलते, क्योंकि देन वी विल नॉट बी गेटिंग होमोजेनियस मिक्सिंग। अब बेटा याद करो 11th क्लास में हमारे पास सबसे पहले सॉल्यूशंस के आए थे एक्सप्रेशंस। तो आज भी हमारा टॉपिक यही था, एक्सप्रेशंस, expressions for concentration, expressions for concentration of given solution। बेटा सबसे पहला हमारा कंसेप्ट सबसे आसान वो क्या आता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, परसेंटेज बाय मास, या फिर हमारे पास क्या आता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो बेटा ये हमारे ना 12th क्लास के न्यूमेरिकल्स का सबसे बड़ा बेसिक है। किस्मत अच्छा है तो मैं आपको मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दूंगा, अदरवाइज वी गिव परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो मुझे ना इस परसेंटेज के कंसेप्ट को ब्रेक करना आना चाहिए। जैसे याद है मैंने सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स में आपको टिप दिया था, जब वो करता था यूनिट सेल प्रिडिक्ट, कि मुझे नहीं पता क्या फॉर्मूला बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ यूनिट सेल्स सेपरेटली फॉर ईच एटम। ऐसे ही बेटा सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल का एक टिप याद रखना, वो हमारा टिप क्या था कि जब भी इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको शो करना है सबसे पहले जो परसेंटेज है इसे ब्रेक कर दो इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, फिर न्यूमेरिकल्स करने आसान है। अब देखो ये किसी पेपर में आपको परसेंटेज बाय मास डिफाइन करना नहीं आया, इस कंसेप्ट को अगर क्लियर करता, मैंने 2 grams ऑफ शुगर was dissolved in 2 grams of sugar was dissolved in 98 grams of water। आपको आ गया फाइंड द परसेंटेज ऑफ, कैलकुलेट, हमें पेपर में आ गया कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ शुगर सॉल्यूशन। तो देखो बेटा यहाँ पे परसेंटेज ऑफ शुगर सॉल्यूशन दैट विल बी गिवन बाय, याद है 11th क्लास में जब भी परसेंटेज फाइंड करते थे मैं आगे डालता था जिस चीज की परसेंटेज फाइंड करनी उसे ऊपर, इस बार शुगर का परसेंटेज फाइंड करना है तो पक्का 2 grams ऊपर, तो नीचे हमारे पास क्या होता था टोटल मास ऑफ आवर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो 2 grams ये और 98 grams ये, तो ये 100 grams आ गया, परसेंटेज था तो मल्टीप्लाई बाय 100, ग्राम के साथ ग्राम गया, तो ये परसेंटेज हमारे पास क्या आ गया 2%। तो बेटा जब भी हमें परसेंटेज फाइंड करना ध्यान रखना जिस चीज की परसेंटेज फाइंड करना दैट इज ऑन द टॉप, और नीचे हर बार क्या आ जाता है हमारे पास टोटल। जैसे सिंपल सा 11th क्लास में एग्जांपल देखा था, आपकी क्लास में 20 बॉयज थी और 30 गर्ल्स थे, 20 बॉयज थे और 30 गर्ल्स थे, तो दैट मीन परसेंटेज ऑफ बॉयज इन योर क्लास वाज, वो क्या आ जाएगा 20 ऊपर और नीचे क्या आ गया 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 100। ये था बेटा हमारा सिंपल सा कंसेप्ट, ये 20 by 50, तो दैट विल गिव अस द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन आवर क्लास। तो जब भी परसेंटेज फाइंड करना है गिवन मास ऊपर और नीचे हर बार क्या आ गया टोटल। तो बेटा अब क्या होगा जब हमारे आज के लेक्चर में लास्ट के न्यूमेरिकल्स आएंगे, मैं आपको दूंगा 2% ऑफ शुगर सॉल्यूशन बाय मास। तो दैट मींस अगर मैंने आपको 2% ऑफ शुगर सॉल्यूशन बाय मास दिया है तो इसका मीनिंग था 2 grams ऑफ शुगर इज डिसॉल्व्ड इन 100 grams ऑफ सॉल्यूशन। अब बताओ बेटा मेरे साथ एक पहला सिंपल ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं परसेंटेज का? यस सर। सबको? हाँ जी बेटा सबको क्लियर ये एक सिंपल सा कंसेप्ट? अगर ये सिंपल कंसेप्ट Yes, sir. चलो गुड, अगर ये कंसेप्ट क्लियर था तो बेटा अब ना एक और आदत डाल लो खन्ना सर के साथ। खन्ना सर को ना जब लेक्चर स्टार्ट करते हैं 15-20 मिनट्स ध्यान से सुना करो, 15-20 मिनट, फिर 15-20 मिनट के बाद क्या होगा वो जो टॉपिक है वो सारे हमारे आपस में रिलेट होने शुरू हो जाएंगे। तो आज जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना मैंने 2 टाइप के सॉल्यूशंस सपोज कंसीडर किए, वन इज सॉलिड इन लिक्विड और एक तरफ मैंने आपका यहाँ पर लिख दिया लिक्विड इन लिक्विड। क्लियर? जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब हमारे पास एक और आ जाएगा गैसेस इन लिक्विड, क्योंकि ये चैप्टर हमारा क्या है सॉल्यूशंस, तो हमारा सॉलिड लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन ये सबसे इंपॉर्टेंट थे आज के कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स। तो सपोज मैंने आपको न्यूमेरिकल दिया था सॉलिड इन लिक्विड, तो दैट मींस सॉलिड वाज सर्विंग एज आवर सॉल्यूट एंड लिक्विड वाज सर्विंग एज आवर सॉल्वेंट। तो मैंने यहाँ पर अभी जो आपके साथ सिंपल किया है 2% ऑफ शुगर सॉल्यूशन, ये मैंने क्या दे दिया बाय मास, मैंने आपको ये दे दिया 2% ऑफ शुगर सॉल्यूशन बाय मास। अगर अब इसे ब्रेक करता तो मैं लिख सकता था 2 grams ऑफ शुगर dissolved in 100 grams ऑफ सॉल्यूशन। पहले तो ये बताओ बेटा ये आप सबसे पढ़ा जा रहा है 2 grams ऑफ शुगर dissolved in 100 grams ऑफ सॉल्यूशन, पहला एक कंसेप्ट ये आ गया। ऐसे यहां पर मैंने आपको दिया 2% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन बाय मास। अब याद है इथेनॉल क्या था अल्कोहल, और अल्कोहल को डिसॉल्व सॉल्यूशन। बेटा जब तक मैंने आपको सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया तो वाटर इज कंसिडर्ड एज आवर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। बड़े स्टूडेंट होता है ना सर सॉल्वेंट तो दिया नहीं, जब हमने सॉल्वेंट कोई मेंशन नहीं किया तो वाटर इज कंसिडर्ड एज आवर
यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो मैं आपको एक्वस सॉल्यूशन बोल दूं या सॉल्यूशन, मींस आवर सॉल्वेंट इज वाटर। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को ब्रेक करता हूं बाय मास, इसका मीनिंग आ जाएगा 2 ग्राम्स ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल सर 2 ml नहीं आएगा? ना बेटा, बाय मास लिखा है मैंने, बाय Okay, मास। sir. अब देख जो लिक्विड है, लिक्विड मेरे पास क्या वॉल्यूम में भी है और मास में भी। जब हम लोग सुबह दूध के पैकेट लाते हैं वेरका का ही, तो वेरका के देख वहां पे 500 ml भी लिखा होता है और साथ में 500 ग्राम भी लिखा होता है। लिखा होता है। तो बेटा यही बस मैंने आज, अभी किसने पूछा था मुझे नहीं मालूम, मुझे यही कंसेप्ट क्लियर करना था इनमें मास और वॉल्यूम का। तो ये बाय मास था, तो लिक्विड कुड बी एक्सप्रेस्ड इन बोथ। और बेटा मेरा ना बेटा जो है वो जॉब करता था स्टार्टिंग में बॉम्बे, तो वहां पे दूध जो है वो लीटर्स में नहीं, वहां पे केजी में है, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg। इसलिए अल्कोहल और वाटर दोनों क्या थे, लिक्विड फॉर्म में थे। तो 2 ग्राम्स ऑफ इथेनॉल डिजॉल्व इन क्या आ जाएगा, 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? ऐसे ही यहां पर अब मैंने आपको दे दिया 2% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन। इस बार मैंने इसे कर दिया बाय वॉल्यूम। इस बार मैंने 2% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन कर दिया बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम है तो यहाँ पर अब मैं जो आप कह रहे थे मेरा ख्याल गौरव, तो 2 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ इथेनॉल dissolved in 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये आ जाएगा बेटा यहाँ पे कंसेप्ट। तो ये हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि जब भी न्यूमेरिकल्स आए सबसे पहले इस परसेंटेज के कंसेप्ट को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पर लिखा आपके साथ 2% ऑफ शुगर सॉल्यूशन। इस बार मैंने यहाँ पर दे दिया बाय वॉल्यूम। अगर बाय वॉल्यूम दिया है तो यहाँ पे तो बेटा पक्का है, आई विल हैव टू राइट डिसॉल्व इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये होगा तो पक्का 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब तुम में से मुझे कहता है खन्ना सर शुगर को लिखना है, तो आप लिखो शुगर 2 ग्राम्स। एक कहता नहीं सर आपने यहाँ क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा है, तो राइट डाउन शुगर इन टर्म्स ऑफ 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बेटा खन्ना सर को समझ नहीं आ रहा यहाँ पे शुगर का कंसेप्ट क्या लिखूं, 2 सर ग्राम ग्राम आएगा यहाँ पर? या 2 क्यूबिक सेंटीमीटर, सर ग्राम आएगा। है ना? ग्राम आएगा सर। गुड बेटा, क्योंकि Solid है। जो सॉलिड है दैट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। तुम बच्चे हंसते हो, जब मैं मार्केट में गया खन्ना सर मार्केट में ना एप्पल लेने चले गए, मैंने उसे कहा मुझे 2 लीटर एप्पल दे दे। और जब अब तुम लोग ऑफलाइन क्लास में होते हो ना, तो मेरा ये बात सुनकर 2 लीटर एप्पल दे दे तो आधे स्टूडेंट तो हंसने लगते हैं। खन्ना सर लीटर में लोगे तो शॉपकीपर भी क्या मुझे भगा देगा शॉप से, कहेगा कोई पागल आ गया सॉलिड मेरे पास लीटर में ले रहा है। तो क्या था, सॉलिड इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। तो दैट मींस यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, 2 ग्राम्स ऑफ शुगर, 2 ग्राम्स ऑफ शुगर। इसलिए बेटा इस कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी में देखो मास 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 वॉल्यूम वॉल्यूम का रिलेशन था, यहाँ पर मास और वॉल्यूम था। तो मुझे हो सकता है सारी टर्म मास में चाहिए या सारी टर्म्स क्या चाहिए, वॉल्यूम में। तो मास और वॉल्यूम को अगर आपको याद हो छोटी क्लास से पढ़ा था, मास और वॉल्यूम को रिलेट करता है डेंसिटी। तो इस न्यूमेरिकल में डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो बेटा आज का हमारा लेक्चर ना पहले डेफिनेशंस फिर इन्हीं के न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। तो जहां पर आपको सारी टर्म मास में चाहिए या वॉल्यूम, बट आई हैव गिवन रिवर्स, तो आपको स्ट्राइक कर जाएगा खन्ना सर ने कहा था मास और वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है, तो वी हैव गॉट फैक्टर डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसलिए बेटा यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो मेरे पास सॉलिड है दैट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मास ग्राम, वो हर बार ग्राम्स में होगा। जो लिक्विड है वो मेरे पास ग्राम में भी जा सकता है और किसमें भी जा सकता है, इन आवर कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम आल्सो। क्लियर? अब बताइए सबको पहले ये दो एक्सप्रेशंस सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड का परसेंटेज ब्रेकेज क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी बेटा ये क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर? तो Yes, ऐसा sir. करो, ऐसा करो एक मुझे भी हो जाए हाँ ये समझ आ गया। तो मैंने आपको ना 5% ऑफ केन शुगर दिया है, मैंने आपको दिया 5% ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन, मैंने आपको दिया 5% ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम,
5% ऑफ सुक्रोज सोल्यूशन बाय वॉल्यूम। तो सुक्रोज मैं भी आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो बेटा सुक्रोज अगर जो मेरे साथ 11th में थे, मोल कंसेप्ट में बड़े सुक्रोज के न्यूमेरिकल्स करते थे। 12th क्लास में सुक्रोज आएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट्स में, वहां पे इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इसके स्ट्रक्चर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में हमारे पास सुक्रोज के न्यूमेरिकल्स सबसे ज्यादा आते हैं। तो अभी मेरे से ध्यान रख लो, पेपर में सुक्रोज आ जाए, रॉ शुगर आ जाए या केन शुगर, मींस वन एंड सेम थिंग। रॉ शुगर आ जाए, केन शुगर आ जाए, या फिर हमारे पास क्या आ जाए, सुक्रोज एज सच, तीनों का मीनिंग एक है। और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है C12H22O11। तो बेटा अब आप बताओ, अगर मेरे साथ समझ आया था, मैंने 5% ऑफ सुक्रोज सोल्यूशन को बाय वॉल्यूम ब्रेक करके लिखना है, क्या लिखूं, क्या लिखें इसे? Sir, 5 gram of sugar is dissolved in सुक्रोज अभी बता दिया था, कार्बोहाइड्रेट्स क्या थे, सॉलिड थे। तो 5 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो बेटा, अभी तक मैंने आपको कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ाया, मैंने सिंपल एक सॉल्यूशन की डेफिनेशन, आफ्टर दैट हाउ वी कुड एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ आवर सॉल्यूशन। तो मैंने सबसे पहले परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वॉल्यूम का कंसेप्ट क्लियर किया। मास वॉल्यूम बड़ा आसान था अगर हमारे पास डायरेक्ट थे, पर जहां पर मास और वॉल्यूम का रिलेशन आ गया, इन दोनों को रिलेट कौन करता है, डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम कर सकते थे। अब बताओ बेटा, दो एक्सप्रेशंस तो क्लियर कंसिडरेशन के, परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो ये दोनों कंसेप्ट्स ना बेटा हमारे बड़े रॉ कंसेप्ट थे, इसलिए इन दोनों को कर दिया हम लोगों ने बाहर। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता था 11th में कैपिटल एम और एक आता था स्मॉल एम। तो सॉरी बेटा, मैंने भी आपके साथ सीधा पढ़ाना शुरू कर दिया था। सीबीएसई के पेपर में आपको जो आज पढ़ेंगे, कैपिटल एम, स्मॉल एम, मोल फ्रैक्शन, इनकी डेफिनेशंस क्लियर, या इनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या, विच आउट ऑफ दीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, विच आउट ऑफ दीज आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये क्वेश्चन तो इवन आपके कॉम्पिटिशन्स में आ रखा है कि कौन टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है और कौन टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट। नहीं तो इस कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स, मेरा ख्याल पिछले 7 साल का पेपर उठाओगे ना, 5 बार तो पक्का है डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आए हैं कैपिटल एम, स्मॉल एम और मोल फ्रैक्शन के। तो बेटा आज हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन आएगा टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ, क्लियर, वो हमारे पास आ जाएगा एक मोलैरिटी, एक आ जाएगा हमारे पास मोलैरिटी, क्लियर, और एक हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर मोलैरिटी। देखो बेटा, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ ना, तब कैपिटल एम स्मॉल एम में डाउट्स रहता है। तो ये नहीं कि खन्ना सर ने, मोलैरिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल एम और मोलैरिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल एम, क्लियर। तो बेटा एक कैपिटल एम और एक क्या था, स्मॉल एम। अब मैं उनसे नहीं पूछ रहा जो मेरे साथ लास्ट ईयर अटैच थे, तुम लोग बताओगे इसमें से कोई भी कि कैपिटल एम की डेफिनेशन क्या थी, हाउ वी कैन डिफाइन आवर कैपिटल एम। 11th क्लास में कैसे करते थे कैपिटल एम को डिफाइन? similarity is defined as mass of number of moles divided by volume of solution in liters. और स्मॉल एम को? Sir, number of moles divided by mass of solvent in kg. चल गुड, इसे तो देखो एग्जैक्ट बोल दिया, पर मुझे ना जब मैं पढ़ता था, मुझे कैपिटल एम और स्मॉल एम में हर बार डाउट रहता था कि कहाँ पे वॉल्यूम है, कहाँ पे मास है। तो बेटा आप सारे मेरे साथ सिंपल सा लॉजिक याद रखना, छोटी क्लास से पढ़ा है, छोटा एम स्टैंड फॉर मास, दैट मींस हियर वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट का मास आएगा, तो यहाँ पे पक्का है वी विल कंसीडर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा ये हमारे न्यूमेरिकल का सबसे बड़ा बेसिक था। आधे स्टूडेंट्स ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्वेंट में कंफ्यूज रहते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे जैसे, तो मैं आपकी स्टेज में कंफ्यूज रहता था। तो बस आप मेरे साथ याद रखना, छोटा एम छोटी क्लास से पढ़ा, स्टैंड फॉर मास, तो मास किसका, सॉल्वेंट का। तो कैपिटल एम इज ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा अगर तुम्हारे कई फ्रेंड्स कहीं और पढ़ रहे, तो देखो सॉलिड स्टेट कई जगह कवर ही नहीं किया, दे स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस, क्योंकि सॉलिड स्टेट में ना 3D स्ट्रक्चर्स आ जाते थे पैकिंग के, वो समझाने मुश्किल लगते थे ऑनलाइन में, तो बड़े टीचर्स ने सॉल्यूशन से स्टार्ट किया। पर अब आप अपने फ्रेंड से पूछोगे ना, उन्हें सॉल्यूशन चैप्टर मुश्किल लगता है, फॉर्मूले बड़े हैं। पर तुम देखना खन्ना सर के साथ
अगर आपने मेरे साथ सॉलिड स्टेट क्लियर हुआ, मैं हर जगह मुश्किल जगह को थोड़ा सा आसान बना लेता था। जैसे वहां पे यूनिट सेल से CTO MTRH बना लिया, जब डिफेक्ट्स करने थे टेबुलर फॉर्म में कर दिया। तो बेटा ऐसे ही यहाँ पर है, मुझे सारे फॉर्मूले नहीं याद, मुझे हर किसी का बस एक फॉर्मूला आता है, मैं उसी को इधर उधर तोड़ ताड़ कर मैं नए नए फॉर्मूले बनाता जाता हूँ। कैसे? अब एक फर्स्ट आप ही ना बेटा मोलैरिटी और मोलैलिटी ऐसे आमने सामने लिख लेना, ये मेरी आदत रहेगी। जो टॉपिक टिपिकल है उसे ना हम लोग लाइन ड्रॉ करके आमने सामने कर लेते हैं ताकि इनकी डाउट्स दूर हो जाए। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन लिखवा दूं, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एम, लिख लो मोलैरिटी कैपिटल एम। it is defined as number of moles it is defined as number of moles of the solute dissolved per liter of the given solution, number of moles of the solute dissolved per liter of given solution। क्लियर? तो देखो अब मैं यहाँ पर कैपिटल एम का एक्सप्रेशन लिख सकता था, नंबर को लिख दिया NO, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइड बाय क्या आ गया मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें दे रखा है आपको, इन टर्म्स ऑफ लीटर्स। क्लियर? तो ये आ गया बेटा मेरे पास यहाँ पर पहला फॉर्मूला। अब अगर याद हो 11th क्लास में नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड करते थे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कैसे आते थे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मैंने इस नंबर ऑफ मोल्स को ब्रेकअप कर दिया, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू क्या आ गया यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को मैंने शॉर्ट SOLN कर दिया, ये मैंने नहीं कर दिया, बुक्स में ही दे रखा है। यहाँ पर भी क्या, वॉल्यूम लीटर्स में। तो अब मैं आप सब बच्चों से क्या कहता था, अगर मैं आपको लैब में सॉल्यूशन करने लगा वॉल्यूम लीटर्स में, आप स्कूल्स में ना अभी तो नहीं कर रहे बेटा, अब धीरे धीरे जब स्कूल्स ऑफलाइन आएंगे तो आपको टाइट्रेशंस कराते हैं। तो अगर मैं आपको 1-1 लीटर HCl 1-1 लीटर H2SO4 सॉल्यूशन देने लगा तो मुझे पक्का प्रिंसिपल स्कूल से दूसरे दिन किक आउट कर देगा, संदीप सारा प्रॉफिट तो तूने सॉल्यूशन में बांट दिया। तो हम लोग आपको लैब में सॉल्यूशन देते हैं इन क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, हम लोग आपको सॉल्यूशन की क्वांटिटी क्या देते हैं, कम। तो क्या हुआ यहाँ पर, गिवन मास, खन्ना सर भी आप आलसी थे, इसको शॉर्ट कर दिया, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास को मैंने यहाँ पे कर दिया MM ऑफ सोल्यूट। इधर अब मेरे पास जो वॉल्यूम था ऑफ सॉल्यूशन, ये इनटू था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये इस बार मैंने आपको दे दिया क्यूबिक सेंटीमीटर में। ये पढ़ा जा रहा है सबसे बेटा क्यूबिक सेंटीमीटर? हाँ जी बेटा, सबसे पढ़ा जा रहा है क्यूबिक सेंटीमीटर? यस सर। चलो गुड। तो ए स्टूडेंट कहता है खन्ना सर ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है आ गया फॉर्मूला। ए स्टूडेंट ने मुझे रोक दिया, कहता खन्ना सर आपने लिखा था डेफिनेशन में मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, आपने तो वॉल्यूम लिया क्यूबिक सेंटीमीटर, मुझे वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर्स में। तो 11th क्लास में किया था 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अगर बेटा मुझे क्यूबिक सेंटीमीटर को लीटर्स में करना है, मुझे इसे डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 1000। तो अगर मैं 1000 नीचे लिखता तो मेरी कैलकुलेशन और मुश्किल हो जाती। मैं 1000 को कहाँ ले गया, ऊपर, तो ऊपर मेरे पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1000, और नीचे ये फैक्टर खत्म हो गया। तो बेटा जब मैं आपकी जेल में पढ़ता था ना, मुझे इस 1000 का कंसेप्ट ही नहीं समझ आता था। मैं प्रदीप में से इतना बड़ा फॉर्मूला याद करता था, गिवन मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्यूबिक सेंटीमीटर। और 1000 का कंसेप्ट ही नहीं समझ आता था। वॉल्यूम दिया लीटर्स में, हम लोग फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते थे, और इतने गंदे आंसर्स आते थे ना, फिर सोचते थे इतना मास डिसॉल्व कर सकते हैं किसी चीज का। तो बेटा ये था। तो मेरे साथ ना क्रैमिंग मत करो 3-3 फॉर्मूले की, बस एक कैपिटल एम स्मॉल एम एक लॉजिक याद है, छोटा एम छोटी क्लास से पढ़ा है, स्टैंड फॉर मास, यानी यहाँ पर मास का कंसेप्ट है तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या आ गया, वॉल्यूम का। तो देखो अब इसके यूनिट्स लिखने मुझे आसानी हो गई, कैपिटल एम के यूनिट्स हमारे पास आ गए मोल्स पर लीटर, इसके यूनिट्स हमारे पास आ गए मोल्स पर लीटर। क्लियर? ये तो आ गया बेटा सारा कैपिटल एम का कंसेप्ट।
अब बताओ पहले सबको मेरे साथ ये कैपिटल एम का कंसेप्ट क्लियर, या कोई डाउट है? शुड आई रिपीट एनी पॉइंट? हाँ जी बेटा, क्लियर सबको ये कैपिटल एम? Yes, sir. Yes, sir. सारे बोलो, सारे, दो बच्चे नहीं, अभी एक शायद निकुंज बोला या नीरज बोला और एक नैना, सभी बोलो, सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सारे बोला करो बेटा, ताकि मुझे भी लगे हाँ मैं अकेला नहीं बैठा रूम में। हाँ जी, सारे बोला करो ऐसे साथ साथ। मैं बल्कि कहूँ गौरव थोड़ी देर शांत हो जा, निकुंज थोड़ी देर मत बोल, नैना थोड़ी देर चुप कर जा, मैं बोलूं, पर मुझे यहाँ उल्टा करना पड़ता है, बोल कहना पड़ता है, बोलो मेरे साथ, बात करो। तो अब बेटा इसके बाद हमारे पास स्मॉल एम आ जाएगा, तो लिख लो व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्मॉल एम? इट इज डिफाइंड एज number of moles of the solute. It is defined as number of moles of the solute dissolved, number of moles of the solute dissolved per kilogram of solvent, number of moles of the solute dissolved per per kilogram of solvent, per kilogram ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो अब मैं अगर इसे भी ब्रेक करता, ऊपर मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर आ गया मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे मेरे पास आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें आ गया? इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम्स। ठीक बेटा, अब अगर तुम में से किसी को मेरे साथ समझ आ रहा था मैं कर क्या रहा था, आप इस मोल्स को ब्रेकअप कराओगे? क्या लिखें मोल्स को? हाँ जी बेटा, Sir, Sir, given given mass mass upon molar mass. गुड गुड। अब सारे बोल रहे थे तो खन्ना सर आलसी जीएम लिख दूं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ गया? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें घूम रहा है? इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम्स। अब बेटा जब आपके स्कूल्स ओपन हो गए तो हम लोग आपको ना सॉल्ट की एनालिसिस कराते हैं, एनालिसिस ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस। तो अगर मैं आपको किलो किलो सॉल्ट देने लगा, प्रिंसिपल पक्का मुझे स्कूल से भगा देगा, कहेगा सारा प्रॉफिट तो तूने इन बच्चों को सॉल्ट बांटने में लगा दिया। तो वी गिव यू ओनली पिंच ऑफ सॉल्ट, दैट मीन मैं आपको जो सॉल्ट दूंगा दैट इज ऑलवेज इन 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम 5 6, इससे ज्यादा नहीं देते। 4-5 ग्राम में हम लोग पूरे सॉल्ट की एनालिसिस कर सकते थे। क्लियर? तो वी गिव सॉल्वेंट ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। तो दैट मींस इस फॉर्मूले को अगर मैंने ब्रेक किया तो ऊपर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, इधर मेरे पास आ गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और इधर मेरे पास अब आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट इस बार मैंने किसमें दे दिया? इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। तो एक स्टूडेंट कहता है खन्ना सर रहने दो ग्राम्स में, एक स्टूडेंट कहता है खन्ना सर आपने डेफिनेशन में लिखा था पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दैट मींस आई हैव टू एक्सप्रेस दिस मास इन टर्म्स ऑफ केजी। अगर केजी में करना है तो इसको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 1000। तो वो 1000 मैंने नीचे ना लिखकर यहाँ पे ऊपर पहुंचा दिया। ये था बेटा हमारा स्मॉल एम का फॉर्मूला। और इसके यूनिट्स देखो लिखते ही क्लियर हो रहा है, इसके यूनिट्स हमारे पास आ गए मोल्स पर किलोग्राम। बेटा हम लोग किसी बुक में मोल्स पर लीटर, किसी में इसका यूनिट भी क्या रखा है? कैपिटल एम, और इसका यूनिट क्या रखा है? स्मॉल एम। ये थे बेटा हमारे कैपिटल एम और स्मॉल एम के कंसेप्ट। तो देखो मुझे ना ये 6 3 फॉर्मूले नहीं याद, मुझे ये 6 फॉर्मूले नहीं याद, मुझे बस आज के लेक्चर का बेसिक याद था। छोटा एम छोटी क्लास से पढ़ा, स्टैंड फॉर मास। अगर ये मास है तो सॉल्वेंट का तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बताओ बेटा पहले मेरे साथ, अभी मैंने कोई न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं किया, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम दोनों टर्म्स सबको क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इन दोनों में? हाँ जी बेटा, No, sir. सबको क्लियर? Yes, sir. सबको देखो जो मेरे साथ पुराने लास्ट ईयर के थे, अभी भी देखो बेटा सच अच्छा है आपसे बात करके ध्यान आया। 11th में कल बेटा मैंने यही टॉपिक किया है, और लेक्चर एंड करती ना तुम सब गुड विशेष से। लास्ट ईयर 11th का बैच बना था ऑनलाइन स्लो, पर इस बार आपके 11th का बैच टचवुड
आज जितना आपका स्ट्रेंथ है शायद उससे थोड़ी सी ज्यादा। मेरे पास 11th के बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, तो उन बच्चों ने कल क्या किया, जैसे ही लेक्चर एंड हुआ उन्होंने मुझे इसके नोट्स भी सेंड कर दिए। और अच्छा क्या लगा, ये जो मैं कैपिटल एम स्मॉल एम लिख कर बैठा हूँ, ये स्मॉल एम कैपिटल एम, ये सारा उन्होंने स्केच पेन के साथ अलग अलग कलर्स के साथ लिखा। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं क्या बता, इन क्लासेस में भी बच्चे इतने अच्छे नोट्स बना सकते हैं। तो बेटा आप भी आज से सभी आदत डाल लो, सभी सभी बेटा। मुझे ये कि मेरे पास जितने बच्चे पढ़ रहे हो सबके अच्छे नंबर आए, तो प्लीज मुझे नोट्स बनाकर जरूर सेंड करो। ये मेरे बूस्टअप के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। ये मुझे बूस्टअप करेगा कि मेरा लेक्चर बच्चों को इंटरेस्टिंग लगा, इंटरेक्टिव लगा, तभी उन्होंने नोट्स बनाए। नहीं तो मैं आपके में होता कंप्यूटर किया बंद, बैठ गए चुप करके, क्लियर कि खन्ना सर ने वीडियो लेक्चर डालना है वो देख लूंगा बाद में। तो बेटा आप मुझे नोट्स जरूर सेंड करना। अब मैं नाम नहीं लूंगा, फिर नहीं तो स्टूडेंट कहेंगे खन्ना सर हमें पकड़ते हो। आपके स्टार्टिंग में 5 या 6 बच्चे मुझे नोट्स बनाकर सेंड कर रहे थे, पर अब सिर्फ 1 या 2। तो बेटा इस स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, क्वांटिटी को बढ़ाओ बच्चों की, जो मुझे नोट्स बनाकर सेंड करें। करोगे सेंड सभी? यस सर। चलो गुड। तो अब बताओ बेटा, कैपिटल एम और स्मॉल एम क्लियर? अब थोड़ा सोचकर आंसर देना, इन दोनों में से कौन आपको लगता है, कैपिटल एम या स्मॉल एम, विच विल बी टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड विच विल बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? या दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है या दोनों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? मोलालिटी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मोलालिटी। स्मॉल एम? यस सर। अब बताइए क्यों मैं सोचता था कैपिटल एम को होना चाहिए था टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। Yes sir, क्योंकि सॉलिड्स तो मेल्ट हो सकते हैं ना टेम्परेचर पे, इसलिए। गुड गुड। अब मुझे अच्छा लग रहा है जब आप ऐसे आंसर किया करो, एक ना खिचड़ी से बना लिया करो, तब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। गुड। अब सबने मोस्टली ठीक आंसर किया, क्योंकि छोटा में देखो सारी टर्म्स क्या, मास है। अगर मास है तो मैंने चेयर का वेट किया रूम में, तो जब वो एसी ऑन था रूम में टेम्परेचर क्या था 25 डिग्री, चेयर का वेट कर लिया। अब उसी चेयर का मैंने वेट किया आउटसाइड गर्मियों में, तो बाहर टेम्परेचर क्या था सपोज 35-40 डिग्री, उस चेयर का मास क्या आ रहा था सेम, क्योंकि मास वाज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। और यहाँ पे कंसेप्ट क्या था, वॉल्यूम था। वॉल्यूम आने के कारण जो कैपिटल एम है, दिस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो बेटा आपके कंपटीशन में सबसे आसान क्वेश्चन ये आ रखा है, आपको सॉर्टिंग आ रखी है कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट और कौन सा एक्सप्रेशन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज प्रेफर टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एम। इसीलिए मैं हर बार कंसंट्रेशन को स्मॉल एम में एक्सप्रेस करूंगा। क्यों? हियर वी गेट कंसिस्टेंट रिजल्ट। मैं जब भी कैपिटल एम दूंगा आई विल हैव टू मेंशन टेम्परेचर, क्योंकि अगर मैंने टेम्परेचर मेंशन नहीं किया तो दिस विल हैव नो रोल, बिकॉज ऑन बेसिस ऑफ टेम्परेचर दिस कैपिटल एम कैन चेंज। तो बेटा अब जल्दी मत करना। गुड, एक आंसर ठीक दिया। अब और सोचकर आंसर देना, व्हाट विल हैपन इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मेरा जो कैपिटल एम है ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम? इट विल इंक्रीज और डिक्रीज? सर डिक्रीज। गुड। अगर डिक्रीज का, क्योंकि देखो वॉल्यूम था, वॉल्यूम और टेम्परेचर 11th क्लास में किया था चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड। कैसे? अगर किसी को नहीं क्लियर तो 11th में भी एग्जांपल देता था, अब भी दे देता हूं। जो नए स्टूडेंट्स थे, मम्मी पापा ने ना कहीं बाहर जाना था काम, बस आप बच्चों की एक ड्यूटी लगा ले, मिल्क रखा बॉईल करने के लिए, बेटा जब मिल्क बॉईल कर जाए गैस को स्विच ऑफ कर देना। तो आप बच्चों को क्या लगता है, पता नहीं कौन सा काम मिल गया, पहाड़ तोड़ दिया हमारे पर। तो मम्मी पापा के जाते ही आप अपने पढ़ाई में बिजी हो गए, टीवी देखने में बिजी हो गए, किसी फ्रेंड के साथ बातें करने में बिजी हो गए। किचन की तरफ कब भागे? जब किचन में से स्मेल आनी स्टार्ट होगी। तो जब आप किचन की तरफ भागे, हुआ क्या, टेम्परेचर बढ़ रहा था नीचे से गैस का, तो वॉल्यूम जो पार्टिकल्स है मिलके वो टकराए, टकराकर वो एक दूसरे से दूर जाने लगे। दैट मींस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो सारा का सारा मिलके आ गया बाहर। इसलिए बेटा जब टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो कैपिटल एम इनवर्सली रिलेटेड था, तो कैपिटल एम विल डिक्रीज। ये बेटा आपके कंपटीशन और सीबीएसई का सबसे कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू कैपिटल एम इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा कैपिटल एम विल डिक्रीज एंड स्मॉल एम विल रिमेन एज सच। ये अब बताओ बेटा मेरे साथ ये सारे फॉर्मूले क्लियर हुए कि नहीं? हाँ जी बेटा, क्लियर फॉर्मूले? यस सर। क्लियर। तो अब तुम्हारे साथ खन्ना सर जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ बोली जा रहे हो, हमें कहानियां सुनाई जा रहे हो, कोई न्यूमेरिकल तो किया नहीं।
आज एक पहला सिंपल न्यूमेरिकल, ये किसी पेपर में नहीं आएगा पर ये मेरे न्यूमेरिकल स्टार्ट करने का एक बेसिक था। करो फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखो, व्हाट इज द कैपिटल एम ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द कैपिटल एम, कैपिटल एम इसलिए बोल दिया, नहीं तो मोलैरिटी बोलता हूँ, अदर वर्ड्स करना सब मोलैरिटी मोलैरिटी, तो मैं कैपिटल एम बोल देता हूँ। व्हाट इज कैपिटल एम ऑफ अ सॉल्यूशन which is prepared by dissolving 4 grams of NaOH, which is prepared by dissolving 4 grams of NaOH in 250 cubic centimeter of solution, in 250 cubic centimeter of solution। तो बेटा देखो, आपको ना अपने फ्रेंड से पूछोगे, सर एक बार रिपीट कर दो। इन्होंने मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स किए। सॉरी बेटा, हाँ जी क्या कहा बेटा? हाँ जी एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन। कितना? पता नहीं अच्छा रिपीट कर देता हूँ बेटा, सुन लो। व्हाट इज द कैपिटल एम ऑफ अ सॉल्यूशन which is formed by dissolving 4 grams of NaOH in 250 cubic centimeter of solution। तो बेटा आप ना अगर अपने फ्रेंड से पूछोगे, सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स बड़े लगते हैं, तो अगर आप ये न्यूमेरिकल प्रदीप में से करोगे, उसने क्या किया, सबसे पहले स्टेप में इसके फाइंड किए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। वो क्या था, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। याद है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सारे ऐड अप कर दिए तो क्या आ जाएगा 40 ग्राम। तो ये घूम के मेरे पास क्या आ गया 0.1 मोल्स। सेकंड स्टेप में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 250 क्यूबिक सेंटीमीटर था, इसे डिवाइड बाय क्या कर दिया 1000, तो घूम फिर के आ गया 0.25 लीटर। थर्ड स्टेप में उन्होंने फाइंड किया कैपिटल एम क्या आ गया 0.1 मोल्स डिवाइडेड बाय 0.25 लीटर। तो तुम लोग बताओ कि इसका आंसर क्या आता है? 0.04। 0.04। सर मेरा तो 4 × 10⁻⁻⁴ आ रहा था आंसर। चल मेरा तुम सबसे बुरा आ रहा है पढ़ाई में। अब मैं करता हूँ 0.0, तो यहाँ पे ये 0.25 आ गया। अब देखो बेटा, खन्ना सर को भी कैलकुलेशन सबसे मुश्किल लगती, ये डेसिमल हटाया तो ऊपर क्या आ गया 100, इधर क्या किया 0.4 आ रहा है। तो खन्ना सर के साथ ये आदत डाल लो सभी, जो पॉइंट था ये पॉइंट बड़ा तंग करते, इनको काट खत्म कर दो। पॉइंट खत्म किया, ऊपर 100, इस पॉइंट को खत्म किया 10, 100 डिवाइडेड बाय 25, पक्का क्या था 4 है, तो डिवाइड बाय 10, तो क्या आ गया आंसर घूम फिर के 0.4। अब देखो बेटा, तुम्हारी बुक में ये एक स्टेप ये कर रखा है, और मैंने अभी आपको क्या कहा था, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ जी सर, हमने डायरेक्टली 4/40 × 250 क्यों नहीं किया? अभी मन्नत मैं उसी पे जा रहा था। देख तूने पकड़ लिया इस चीज को कि खन्ना सर इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स क्यों लिखी, आपने तो हमें सीधा फॉर्मूला बता दिया। जब सीधा फॉर्मूला बता दिया, गिवन मास कितना मेरे पास 4 ग्राम, मोलर मास कितना 40, वॉल्यूम कितना 250। बेटा मन्नत, यही तो खन्ना सर से पढ़ने का कंसेप्ट था कि हम लोग बुक के जैसे नहीं चलते, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, बड़े बड़े मेथड। मैंने क्या सीधा इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट किया, एक लाइन में मेरा आंसर आ गया। क्योंकि बेटा मुझे इस टॉपिक को आगे लेकर जाना है। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। वहां पे तो जो छोटा एम है वो सिर्फ एक पार्ट है न्यूमेरिकल का, तो अगर मैं इतने स्टेप इसमें करने लगा, इसको फाइंड करते करते तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। तो यही खन्ना सर के साथ पढ़ने का मेथड था कि न्यूमेरिकल्स को कट शॉर्ट कर लो, कि हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते थे। और एक स्टूडेंट खन्ना सर फॉर्मूला याद कौन करे, मैंने आपको बड़ा आसान लॉजिक दे दिया। छोटा एम छोटी क्लास से पढ़ा, स्टैंड फॉर मास, यानी यहाँ पर मेरे पास वॉल्यूम का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं, और कैपिटल एम इज ऑलवेज रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बताओ बेटा, सबको पहला एक सिंपल न्यूमेरिकल खन्ना सर के साथ क्लियर हुआ? क्लियर? तो चलो एक और करते हैं फिर। लिखो एक नेक्स्ट लिखिए, कैलकुलेट स्मॉल एम of given solution. Calculate small m of given solution when 4 grams of NaOH is dissolved in 250 grams
of solution. When 4 grams of NaOH is dissolved in 250 grams of solution. तो बेटा अब मतलब क्या हुआ, तुम बच्चों ने ना मेरा ये फॉर्मूला तो याद रखा करना सर, इस बार ये टर्म आपकी लास्ट फॉर्मूले में पुट हो जाएगा। याद है गिवन मास कितना था 4 ग्राम्स, मोलर मास मेरे पास क्या था NaOH का 40 ग्राम्स। अब एक स्टूडेंट ने यहाँ पर क्या कर दिया 250 ग्राम्स। अगर ये 250 ग्राम था और ऊपर पकड़ कर मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया 1000। अब बताओ बेटा स्मॉल m मैंने ठीक फाइंड किया? सॉल्वेंट का आना था मास। मास ऑफ सॉल्वेंट आना। गुड। अब मुझे ये बताओ ये इतना जो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है अब मेरे साथ हो रहा है या 11th में भी क्लियर था? क्योंकि यहाँ पर अब मैं से 250 ग्राम्स नहीं लिख सकता, ये 250 ग्राम्स क्या था सॉल्यूशन, और मुझे यहाँ पे किसका चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। तो दैट मीन मुझे 250 माइनस 4, 250 माइनस 4 मींस यहाँ पर मुझे लेना था 246 ग्राम्स ऑफ वाटर। ये था बेटा मेरे साथ न्यूमेरिकल्स करने का कंसेप्ट। क्लियर कि हम लोग ऐसे चीजों को ब्रेकअप करते हैं। अब बताओ बेटा क्लियर हुआ? से ये वाला पार्ट फिर से समझाना। ये देखो यहाँ पे ना तुम्हें से एक ने मुझे क्या कहा खन्ना से लिख दो 250 ग्राम्स, पर देख 250 ग्राम्स मास किसका था सॉल्यूशन का। मैंने आपको यहाँ पर क्या लिखवाया था मास ऑफ सॉल्वेंट। मुझे सॉल्यूशन के मास से कुछ लेन देन नहीं था, मुझे मास किसका चाहिए था सॉल्वेंट का। तो ये सॉल्यूट तुम्हारा 4 ग्राम था, तो पक्का जो सॉल्वेंट का वेट है वो 250 माइनस दिस, तो 250 माइनस दिस मींस दिस विल बी 246 ग्राम्स। ये था बेटा इस न्यूमेरिकल का सबसे बड़ा लॉजिक। हम लोग क्या करते हैं ये 246 ग्राम यहाँ पे कंसिडर ही नहीं करते, 250 कर देते, पर यहाँ पे 250 गलत हो गया बिकॉज 250 वाज मास ऑफ सॉल्यूशन और मैंने छोटे m में लिखा था मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट्स व्हाई 250 माइनस दिस। तो बेटा सबसे कॉमन ये न्यूमेरिकल की गलती रहती है। तो अब बताओ मेरे साथ ये कैपिटल M और स्मॉल m के आसान न्यूमेरिकल्स दोनों क्लियर हुए कि नहीं? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। चलो गुड। अगर यहाँ तक क्लियर थे, सॉरी बेटा एक बार आप में से किसी का मैसेज था? सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है सर? ये बेटा कैलकुलेशन अब तू कर लेना या मन्नत लेकर बैठी है कैलकुलेटर। मन्नत आप बता देना, ये तो मैंने इनको रफली एक क्वेश्चन बना दिया था। मन्नत करेगी कैलकुलेट 4 into 1000 डिवाइड बाय 40 और 246। यस सर। वन अब एक मिनट। 0.04 नहीं थोड़ा सा कम आ जाए, थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा क्योंकि अब 0. हाँ जी हाँ जी मन्नत 4 into 1000 by 40 by 246। 0.4. हाँ जी सर यस सर 0.396 सर हाँ, 0.3। ऐसे आ जाएगा 0.396 के आसपास। ठीक ठीक। चलिए अब बताइए बेटा यहाँ तक के आसान न्यूमेरिकल्स क्लियर? हाँ जी क्लियर। तो देखो इसी न्यूमेरिकल को मैंने अगर थोड़ा सा और टिपिकल करना था, इसी न्यूमेरिकल में मैंने अब आपको कह दिया आल्सो फाइंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बेटा पहले दोनों न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट क्लियर, तभी मैं थोड़े से टिपिकल न्यूमेरिकल्स की तरफ जाऊं। तो अब मैंने आपको कह दिया इसी न्यूमेरिकल में आल्सो कैलकुलेट कैपिटल M ऑफ द सॉल्यूशन। तो कैपिटल M के लिए मुझे क्या था ऊपर तो बड़ा अच्छा 4 ग्राम्स, नीचे बड़ा अच्छा 40 ग्राम्स, इधर मेरे पास क्या कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, और अगर ये वॉल्यूम दे रखा है क्यूबिक सेंटीमीटर तो पक्का ऊपर मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 1000। क्लियर। तो अब देखो मेरे जैसा स्टूडेंट ये आंसर नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या दिया मास ऑफ सॉल्यूशन, मुझे क्या चाहिए वॉल्यूम। तो किसी को तो ट्राई करेगा मास और वॉल्यूम को रिलेट डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी, डेंसिटी। दैट मींस पक्का है देन आई विल गिव डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, सपोज दैट इज 1.020 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर। तब जहां पे आपको बेटा ये हो ना वॉल्यूम चाहिए और तुम्हारे पास मास है, तो दिमाग में घुमाना वॉल्यूम चाहिए मास दिया है, वॉल्यूम और मास को रिलेट कौन करता है डेंसिटी। तो इस न्यूमेरिकल में पक्का है हम लोग आपको डेंसिटी देंगे ही देंगे, मेंशन करेंगे, तभी हम लोग कैपिटल M को फाइंड कर पाएंगे। क्लियर। अब बताओ बेटा अभी सिर्फ मैंने कैपिटल M और स्मॉल m के लॉजिक्स क्लियर किए, सबको क्लियर हुए बेसिक्स तो? हाँ जी बेटा क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? हाँ जी नो सर। चलिए गुड। अगर यहाँ तक डाउट नहीं था तो बेटा अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक और टर्म क्लियर कर लें,
परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, कैपिटल एम और स्मॉल एम, ये टर्म्स तो क्लियर कर ली। अब एक लास्ट बस न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले रह गया, व्हाट डू यू मीन बाय दिस मोल फ्रैक्शन। बेटा आप विश्वास नहीं करोगे, आपके सीबीएसई के पेपर में मैं क्या 3 या 4 बार कैपिटल एम, स्मॉल एम, मोल फ्रैक्शन, इनकी डेफिनेशंस, कौन इनमें से टेम्परेचर डिपेंडेंट, कौन इनमें से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये जनरल से क्वेश्चंस आ रखे हैं सीबीएसई में भी और कंपटीशन में। तो देखो मोल फ्रैक्शन का सिंपल सा, मेरे पास दो कंपोनेंट्स थे ए और बी। ए के मोल्स लिए मैंने नंबर ऑफ मोल्स ए, ये थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ऐसे अगर मैंने मोल फ्रैक्शन फाइंड की बी की, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नीचे आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। क्लियर, ये था बेटा हमारा फ्रैक्शन फाइंड करने का सिंपल सा कंसेप्ट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन, ये बेटा हमारा मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट था कि जिसकी फ्रैक्शन फाइंड करनी उसे ऊपर और नीचे टोटल। अभी भी अगर किसी को डाउट है तो बेटा कल मैंने ना 11th क्लास वालों को इस कंसेप्ट पे क्लियर किया था। मेरे पास ये 4 ब्लॉक्स थे, 4 ब्लॉक्स। देखो मैंने यहाँ पर 3 पोर्शंस को शेडेड कर दिया। अब बताओगे व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पोर्शन, व्हाट इज 1/4। गुड। तो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पोर्शन क्या था, 1/4। तो बेटा किया क्या आपने, जिसकी फ्रैक्शन फाइंड करनी थी उसे ऊपर और नीचे टोटल फ्रैक्शंस कर दी, यही यहाँ पर मैंने किया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये था बेटा मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट। और अब सॉल्यूशन की डेफिनेशन, कहता था ना बेटा 25-30 मिनट के लेक्चर के बाद मेरी चीजें इकट्ठी होने लगती। अब पढ़ो सॉल्यूशन की डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाई थी, homogeneous mixing of 2 or more than 2 chemically non-reacting substances whose composition can be varied within certain limit। वो लिमिट क्या थी, जब भी हम लोग इन मोल फ्रैक्शंस को ऐड अप करें इनका सम क्या आना चाहिए, 1। अगर इनका सम 1 नहीं आ रहा मींस मेरा सॉल्यूशन कभी भी होमोजीनियस नहीं है। ये थी बेटा हमारे न्यूमेरिकल का सबसे इंपॉर्टेंट टिप कि जब भी इन मोल फ्रैक्शंस को ऐड अप करेंगे आंसर क्या आएगा, 1। जैसे आप ये छोटी क्लास में करते थे 1/4 और 3/4, 4/4, तो आंसर क्या आपका था, 1। तो जब भी हम लोग फ्रैक्शंस को ऐड अप करेंगे हमारा सम क्या आ जाएगा, 1। ये था बेटा आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर न्यूमेरिकल्स। अब बताओ यहां तक सबको क्लियर। Excuse me, अब sir. देखो इस मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्रैम करना कोई मुश्किल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, क्लियर, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब मैंने कैपिटल एम के यूनिट्स बताए थे मोल्स पर लीटर, स्मॉल एम के यूनिट्स बताए थे मोल्स पर किलोग्राम, मुझे इसके यूनिट्स भूल गए। आप बताओगे व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ दिस मोल फ्रैक्शन। No units. गुड, क्योंकि ऊपर भी मोल्स है और नीचे भी मोल्स है, मोल के साथ मोल कट गया तो ये सिंपल मेरे पास क्या रह गया, जस्ट नंबर। अब बेटा मैंने 11th क्लास से नहीं पूछा था, आप सोचकर आंसर देना। ये जो मोल फ्रैक्शन है दिस शुड बी टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सर इंडिपेंडेंट ऑफ Independent. गुड, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स क्या था, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी ये सारा कंसेप्ट मास में था। तो बेटा ये आपके ना मेडिकल के एंट्रेंस में क्वेश्चन आ रखा है, कैपिटल एम स्मॉल एम मोल फ्रैक्शन ऑल टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑल टेम्परेचर वेरिएबल या कॉम्बिनेशंस आ गए। तो आप सबको ना छोटा एम याद रहता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, पर जो मोल फ्रैक्शन था दैट वाज आल्सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक बेटा, सर इससे पहला जो न्यूमेरिकल था जिसमें वॉल्यूम के साथ निकालना था उसका 0.408 आ रहा था आंसर। बेटा वो अगर टू, हाँ देख वो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, तो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या 0.408 आ रहा था आंसर, देख लेना। वो तो जस्ट मैंने न्यूमेरिकल बोला था बस कि हो सकता है ऐसे आ जाए पेपर में। ठीक है सर। ठीक है, वो हाँ बेसिकली क्या था, नीचे वॉल्यूम कम हो गया था, वॉल्यूम कम हो गया तो आंसर बढ़ना चाहिए था, तो यही ठीक होगा 0.408 ही बेटा। ठीक, अब करें बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसी कंसेप्ट के, क्लियर Yes, यहाँ sir. तक। अब एक लिखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में कई बार आ रखे हैं। एक लिखो फर्स्ट, दो न्यूमेरिकल्स हो गए, एक लिखो नेक्स्ट अ सॉल्यूशन। और बेटा बस इन न्यूमेरिकल्स में ना हर बार अब आपको 11th में मेरे साथ नहीं थे तो 12th में अब आप आ गए, तो सॉल्यूशंस के ना दिसंबर में मैं जब भी रिवीजन स्टार्ट करता हूँ
मुझे बच्चे क्या कहते हैं, खन्ना सर ये बता दो सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, और मैं यहाँ से आप बच्चों को टिप देने शुरू करता हूँ जब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना, न्यूमेरिकल में पक्का एक वर्ड इन आएगा, तो जहाँ पे इन है दैट मींस इन से पहले सोल्यूट और इनके बाद क्या है सॉल्वेंट, क्योंकि खन्ना सर को भी नहीं याद रहता सोल्यूट क्या है सॉल्वेंट क्या है। मैं न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़कर इन पढ़ता हूँ कहाँ पे है, तो इनसे पहले जो लिखा है दैट इज आवर सोल्यूट, और जो इनके बाद है दैट इज आवर सॉल्वेंट। अब देखो एक बेटा, फर्स्ट a solution contains 25% water, 25% इथेनॉल। अब तुम्हारे साथ इथेनॉल का 11th में तो नहीं, अब तो आपके साथ फॉर्मूला लिख सकता था 25% ऑफ इथेनॉल C2H5OH एंड 50% एसिटिक एसिड। मुझे फॉर्मूला भूल गया एसिटिक एसिड। हाँ जी बेटा, मुझे CH3COOH। गुड, CH3COOH by mass in it. A solution contains 25% water, 25% ethanol, 25% acetic acid by mass in it. Find mole fraction of each component. Find mole fraction of each component. तो बेटा देखो, अब तुम्हारी स्टेज में जब मैं न्यूमेरिकल्स करता था ना, तो यहाँ पे XA, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। तो बेटा तुम्हारी बुक्स में भी ये न्यूमेरिकल ना ऐसे सॉल्व कर रखे, A को लिया वाटर, B को लिया अल्कोहल, C को लिया एसिड। तो खन्ना सर ना ABC में ही कंफ्यूज हो जाते थे। ऐसे अगर आपको याद हो 11th क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर P1V1 इक्वल टू P2V2, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को आदत डाली थी, मुझे ये P1V1 याद नहीं रहता, मैं प्रेशर के फुट में वो लिख देता हूँ जो क्वांटिटी मुझे गिवन है। तो यहाँ पर मुझे अब क्या करना था, वी हैव टू फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो मुझे अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है ऑफ ईच कंपोनेंट, तो देखो मैं यहाँ पर सिंपल वाटर का W लिख दूं, ऐसे ही अल्कोहल का OH लिख दूं, और एसिड का X इसके फुट में A लिख दूं। तो मेरी बेटा ये आदत है पढ़ाते हुए, जो चीजें दी है उन्हीं को इनके फुट में घुमा दिया। तो मैं से कहता करना था, वाटर नहीं लिखूंगा एक्वा AQ लिख दो, एसिड नहीं लिखूंगा H लिख दो, अल्कोहल नहीं लिखना, पूरा नाम लिखना, जो मर्जी कर दो बेटा, बस आपको ना पहचान में कि W स्टैंड फॉर वाटर, OH स्टैंड फॉर अल्कोहल, और एसिड के लिए क्या आ गया A। तो अब खन्ना सर ने क्या किया, ये न्यूमेरिकल समझा बड़ा आसान है। तो मैंने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसकी फाइंड करनी थी, वाटर, तो मैंने कर दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल, सामने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड। तो मैंने इसका आंसर निकाल दिया, वाटर का 25 डिवाइड बाय 25 प्लस 25 प्लस 50, और ये आंसर निकाल के आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो आप बताओ मैंने मोल फ्रैक्शन ठीक फाइंड की? नो सर, मोल्स आएंगे, ग्राम से। मोल्स दिया आपने, वो तो परसेंटेज ले ली। गुड बेटा, मैंने ये क्या किया, ये मैंने मास परसेंटेज फाइंड कर दी, ये मैंने मास फ्रैक्शन निकाल दी, मैंने मोल्स निकाले ही नहीं। तो बेटा मेरे जैसे स्टूडेंट पक्का है न्यूमेरिकल जब ये आता है ना, खन्ना साहब बड़ा आसान न्यूमेरिकल आ गया, ये करके आ जाते हैं, और बाहर आके जब नंबर आते हैं फिर मुझे गालियां मिलती सुनने को, वो खन्ने ने पढ़ाया सीखा फेल कराता। तो बेटा यहाँ पे ये गलती हो जाती है, ये मासेस थे, अगर मासेस थे मीन्स आपने तो मोल्स फाइंड ही नहीं किए। तो खन्ना सर ने आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक लॉजिक दिया था कि जब भी न्यूमेरिकल्स आए, न्यूमेरिकल करना बाद में, पहले इस परसेंटेज को तोड़ो। ये परसेंटेज क्या थी, बाय मास, अगर बाय मास है तो दैट यहाँ पे पक्का है वाटर 25 ग्राम्स, अल्कोहल 25 ग्राम्स, एसिड दैट इज आवर 50 ग्राम्स। अब वाटर का मोलर मास याद करो क्या था 18, अल्कोहल का सारा ऐड अप कर दोगे C2H5OH घूम फिर के आ जाएगा 46 ग्राम, एसिड का सारा ऐड अप कर दोगे दिस कम्स आउट टू बी 60 ग्राम। तो अब देखो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन किसकी फाइंड करनी थी, वाटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर गिवन मास कितना 25 डिवाइड बाय 18, तो नीचे 25 बाय 18 प्लस 25 बाय 46 प्लस 50 बाय 60, ये आ जाएगी मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अब बताओ बेटा क्लियर हुई पहली मोल फ्रैक्शन? तो दिस आंसर कम्स आउट टू बी 0.503। बताओ बेटा सबको क्लियर हुआ ये न्यूमेरिकल यहाँ तक के नहीं? यस सर। क्लियर? अगर क्लियर है तो मुझे ना अब फाइंड करना नहीं आ रहा है अल्कोहल का, आप बताओगे अगर मैंने अल्कोहल का फाइंड करना है क्या लिखूं ऊपर और क्या नीचे?
25 by 46. 25 by 46 25 डिवाइडेड बाय 46, तो नीचे तो सेम upon आएगा 25 25. 25 by 46 plus 50 by 60, तो इसे अगर आप फाइंड आउट करोगे दिस कम्स आउट टू बी 0.196। ठीक बेटा, हाँ जी सबको क्लियर। अब देखो बेटा एक बार मुझे आगे करने देना। अब मेरे जैसे स्टूडेंट है, मोल फ्रैक्शन किसका फाइंड करना था, एसिड का, तो 50 by 60, नीचे 25 by 18 प्लस 25 by 46 प्लस 50 by 60, इसे फाइंड आउट करके आंसर आ गया 0.301। एक ने तो ऐसे कर दिया, एक तुम में से स्टूडेंट क्या कहता है, खन्ना सर इतनी सर 1 में से माइनस कर 1 लेंगे में से माइनस। गुड, क्योंकि मैं आपके लिए बोलता मैं तो ऐसे ही करके आता, पर जो तुम में से अच्छे बच्चे थे, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा चला रहे थे, उन्होंने मुझे क्या कहा, खन्ना सर हम लोग इस बड़ी कैलकुलेशन से नहीं बच सकते, ना इससे बच सकते, इससे तो रहने दो, ये क्यों करा रहे हो, क्योंकि हमारे पास क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिड, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल, इन सब का सम क्या 1, तो मुझे यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिड फाइंड करना, तो वो 1 माइनस यहाँ पे घूम फिर के एक्स वाटर प्लस एक्स OH, ये वैल्यू के बाद बेस पे सीधा आंसर नहीं आ जाएगा, और आप कैलकुलेट करके देख लेना सेम आंसर आता है बेटा। क्लियर, ये था मेरे साथ मैथ्स करने का कंसेप्ट। देखो तुम में से काफी स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ चीजों को समझकर आंसर कर रहे थे कि इन दो कैलकुलेशन से तो नहीं बच सकते, बट फ्रॉम दिस थर्ड कैलकुलेशन वी कैन गेट सेम, मैं इस कैलकुलेशन से बच सकता था, बस इसे माइनस करके आंसर को फाइंड आउट कर देते। अब सर बताओ। 501 है वाटर का, हाँ जी 501 है सर। अच्छा ये बेटा कर लेना, मैंने ना क्योंकि खन्ना सर का ना अब आई साइड का नंबर भी बहुत बुरा हाल है, ये अब आप ठीक कर लेना, जो है 501 आता है, चलो यस सर। मैं इसको चेक करके, ठीक, क्योंकि मैं यहाँ पर, अच्छा जिस बुक से मैंने उठाया बेटा 0.503 कर रखा है, चल सर मैंने अभी कैलकुलेटर से निकाला, 501 आ रहा है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक। अब बताओ क्लियर हुए बेटा यहाँ तक न्यूमेरिकल्स, करें एक और क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, कुछ No, sir. लेक्चर इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, यस सर। क्या बस बैठे लिखते जा रहे हो खन्ना सर के साथ, समझ आ रही है चीजें, Yes, यस sir. सारे तो बोला करो, मैं आपको कह रहा हूँ ना बेटा तुम सारे बोला करो, फिर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब लिखिए एक और नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और ये जो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे थे ना, ये आपके कंपटीशन में 3-4 बार इवन सीबीएसई के पेपर में भी आ रखा है। क्लियर, मेरा यही पढ़ाने का मेथड रहेगा, पहले 2-3 न्यूमेरिकल जो स्टार्टिंग के है वो आ जाए तो किस्मत अच्छा है, नहीं तो जो लास्ट वाले न्यूमेरिकल्स तक आएंगे बेटा वो सारे आपको सीबीएसई और कंपटीशन में थोड़े से गंदे क्वेश्चंस में आ जाते हैं। तो अब एक नेक्स्ट लिखिए, कैलकुलेट कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ calculate mole fraction of ethanol and water calculate mole fraction of ethanol and water in a sample of rectified spirit, in a sample of rectified spirit which contains 95% ethanol, which contains 95% ethanol by mass in it, which contains 95% ethanol by mass in it। क्लियर, अब ये देखो बेटा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है किसकी, ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, तो देखो यहाँ पर मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए अल्कोहल और मोल फ्रैक्शन चाहिए वाटर, तो देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल, नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल, सामने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो बेटा जब मैं बिल्कुल नया नया पढ़ाता था ना, ये न्यूमेरिकल मेरी छुट्टी करा देता था करते हुए, तो मैं सोचता रहता था क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे किया, पर कर देता था। पर अब तुम बच्चों को मैंने आदत क्या डाली, फॉर्मूला ये था, क्लियर, पर मैंने आदत क्या डाली थी, न्यूमेरिकल करना बाद में, पहले जो स्टेटमेंट दिया इसे तोड़ो। क्लियर, तो अब मुझे ये स्टेटमेंट ब्रेक करना नहीं आ रहा, आप कराओगे स्टेटमेंट को ब्रेकअप,
हाँ जी बेटा, आप ब्रेकअप कराओ, इसका ब्रेकअप क्या लिखूं? 95% इथेनॉल बाय मास इन इट। 95 95 grams. gram. गुड, 140. 95 grams of इथेनॉल। हाँ जी, आगे। 100 grams of solution. गुड गुड, डिसॉल्व इन 100 grams ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर बेटा ये 100 grams ऑफ सॉल्यूशन है, तो तुम में से स्टार्टिंग में किसी को ये डाउट आया था, आप बताओगे यहाँ पे मास ऑफ वाटर क्या आ जाएगा? 5. गुड, क्योंकि 100 ग्राम क्या था सॉल्यूशन, 95 ग्राम क्या उसमें अल्कोहल, तो पक्का है मास ऑफ वाटर घूम फिर के क्या आ गया? 5 ग्राम्स। ये था बेटा खन्ना सर के साथ करने का। ये तो मैथ की सेट में क्या, प्रदीप ने ये नहीं किया, ना ही उसने ये किया, उसने सीधे मोल्स फाइंड करने शुरू कर दिए। तो शुरू में मैं भी कंफ्यूज हो जाता था कैसे किया। अब मैंने आदत डाली, जो चीज फाइंड करना है उसे लिखो। उसे लिखा, मोल्स चाहिए, मोल्स के लिए क्या चाहिए? मास। तो खन्ना सर ने टिप दिया था, सबसे पहले न्यूमेरिकल में परसेंटेज को तोड़ो। तो तुम बच्चों ना बेटा आगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे वहां पे भी स्ट्रक्चर्स को ब्रेकअप करता हूँ। तो तुम बच्चे जो 2-2 साल पढ़कर जाते हो ना, और देखो आज मुझे एक मेरा स्टूडेंट मिला, शायद मैं बिल्कुल तब नया नया पढ़ाता था, अब वो मैरिज करके अपनी शॉप ओपन करके बैठा है। अब वो मार्केट में अपनी उसने ना सारी ये स्पोर्ट्स साइकिल वगैरह ये सारे रखे हुए चीजें, इसकी उसने शॉप ओपन की है पंचकुला में और एक पिंजौर में। तो जब वो साइकिल, मैं बेटे के लिए साइकिल देखने गया था, क्योंकि आजकल तुम बच्चे सारा दिन तो घर बैठे हो, तो हम क्या करें। तो जब लेने गया ना, तो स्टूडेंट ने जब मेरे पाँव छुए, मुझसे ज्यादा उसकी हाइट और बॉडी भी मुझसे ज्यादा, जब पाँव पड़ा मैं हैरान, ये क्या। तो देखो अब बड़ी खुशी मिली कि मेरे पढ़ाई ने अपना बिजनेस पूरा सेटअप कर रखा है, और इतना खुश था। कहता खन्ना सर मैं आपसे पढ़ता था जब आपके स्टार्टिंग डेज थे। तब बेटा स्टार्टिंग डेज में खन्ना सर, एक तो सेक्टर 20 और एक चंडीगढ़ में इंस्टीट्यूट था जहां पर मैं पढ़ाता था। वो स्टूडेंट तब कभी पढ़ा मुझसे, अब उसके अपने बच्चे हो रखे हैं। तो बेटा तुम बच्चे भी ना बस मन लगा के मेरे साथ पढ़ना, ऐसे मेरी चीजों को पकड़ो, कंसेप्ट को कि कैसे तोड़ते हैं। तो जो बच्चे 2-2 साल पढ़ के जाते हैं ना, वो मुझे बड़ा कह के जाते हैं, खन्ना सर आपने सर चीजों को बड़ा तोड़ा, ब्रेकअप बड़ा किया। जितना चीज को ब्रेकअप करेंगे हमें टॉपिक समझना उतना ही आसान हो जाता है। क्लियर? तो अब देखो यहाँ तक करके, अब मुझे ना बातें करते करते ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना भूल गया। आप कराओ, क्या लिखूं ऊपर और क्या लिखूं नीचे? 95/40. 95/46, क्योंकि अल्कोहल का 46 आ जाएगा ना, सारा ऐड अप करोगे तो 46। तो नीचे 5/18 plus 95/46. गुड, तो इसको सॉल्व करोगे ना, खन्ना सर को आंसर इसका याद रखा है 0.88 आ गया। अगर ये 0.88 आ गया तो वाटर पक्का है, 1 माइनस 0.88 तो घूम फिर के आ गया 0.12। क्लियर? ये था बेटा खन्ना सर के साथ न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट। अब बताओ आसान न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए? क्लियर बेटा? अगर यहाँ तक क्लियर है तो देखो बेटा, यहाँ तक मैंने आपको थोड़ा सा पीछे देखोगे तो कैपिटल एम स्मॉल एम, क्लियर, और साथ में मोल फ्रैक्शन। सर 34 नहीं आएगा, 95/34 नहीं आएगा? C2H5OH, क्या क्या क्या? C2H5OH का मास 34 नहीं आ रहा है? ना 46 है बेटा। कार्बन का ये मुझे पक्का है, कार्बन का 12, तो 12 टू द 24। क्लियर? मैं 12 एक बार ही ले लिया था, गलती कर दी, एक बार 12 ले लिया था। कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हैं, मींस मेरे साथ ऐसा तो यही तो मुझे चाहिए बेटा, चाहे गलत करो कोई बात नहीं, ट्राई जरूर करो। और जैसे ना मैं तुम्हारे ग्रुप में देख रहा हूँ 3-4 बच्चे कैलकुलेटर में मुझे कैलकुलेशन करके आंसर देते हैं। मुझे एक ग्रुप ध्यान में आ रहा है, बड़े साल पहले वो ना मोबाइल पे करते थे कैलकुलेशन। तो मोबाइल पे आंसर मुझे जल्दी करने के लिए हाथ कभी 1 के प्लेस पे 2 चला गया, कभी 2 के प्लेस पे 3। तो एक स्टूडेंट है बेटा, वो अब शायद मेरे ख्याल मास्टर्स कर रहा है इंडिया से बाहर, अमेरिका से कर रहा है या पता नहीं कनाडा से। तो वो स्टूडेंट ना जब भी कैलकुलेशन करता था जल्दी में हाथ उसका गलत लगता था, आंसर गलत बोलता था। पर वो अब एमटेक कर रहा है इंडिया से बाहर से। तो तुम बच्चे भी अच्छा, तुम्हारे में अब क्रेज आ रही है खन्ना सर को आंसर करने की, अपने आप आ जाएंगे। ठीक, अब एक और करें न्यूमेरिकल इसी के बेस पे। लिखो एक नेक्स्ट अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, a solution of ethanol in water, a solution of ethanol in water is 1.54 molar small m. A solution of ethanol in water is
1.54 molar, how many grams of it are dissolved in 2500 grams of solvent? सर How एक many- बार रिपीट करोगे? A solution of ethanol in water is 1.54 small m. How many grams of it are there? How many grams of it are there in 2500 grams of solvent? तो बेटा कई साल पहले जब मैं ये न्यूमेरिकल करता था ना तो मेरी छुट्टी हो जाती थी समझाते हुए 2500 ग्राम्स में ये है, 1000 ग्राम में ये है, 1 kg में ये, मेरी छुट्टी हो जाती थी समझाते हुए। तो एक साल तुम में से कोई स्टूडेंट मिला, कहता खन्ना सर आपने तो हमें फॉर्मूला करा रखा है छोटे एम का आपने फॉर्मूला कराया था गिवन मास ऑफ सोल्यूट इनटू आप करते थे 1000 डिवाइड बाय यहाँ पर आता था मोलर मास ऑफ सोल्यूट और इनटू क्या होता था मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। तो कहता करना सर ये क्या समझा रहे हो 2500 ग्राम में ये 1000 ग्राम में ये मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे आपका ये सीधा फॉर्मूला याद है। अगर ये सीधा फॉर्मूला याद है, पूछा क्या हाउ मच मास ऑफ इट दैट मींस कहता करना सर गिवन मास पूछ रखा है तो कहता सर आपने आगे डाली थी, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया W से, तो कहता सर आपने आगे डाली थी M इनटू मोलर सर मास। इसमें हम डायरेक्टली हमें 1000 लेने की क्या जरूरत है? 2.5 kg नहीं ले सकते? ना बेटा मैंने आपको 2500 ग्राम्स दिया है यहाँ पे, तो जब 2500 ग्राम्स दिया है एक बार बस मुझे खत्म करने दे मन्नत M इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इधर मेरे पास आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें है इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया बाय 1000। क्लियर? तो देखो आज एक और स्टूडेंट मिल गई मन्नत, यहाँ पे देखो स्मॉल m 1.54, मोलर मास ऑफ सोल्यूट 46, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या देखा 2500 ग्राम्स और डिवाइड बाय क्या आ गया 1000। क्लियर? तो यहाँ पे सारी वैल्यूज अगर डायरेक्ट पुट कर दूं तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 177.10 ग्राम्स। क्लियर? ये आ गया एज सच। अब देखो तुम्हारे ग्रुप में एक और स्टूडेंट मेरा ख्याल मन्नत ने आंसर दिया था, कहती खन्ना सर 2500 ग्राम्स क्यों ले रहे हो, इसी को 2.5 kg कर दो, वो भी कर दो बेटा, फिर क्या होगा। अब मन्नत ध्यान क्या रखना पड़ेगा, अगर आपने इसको 2.5 kg कर दिया फिर आपको यहाँ पर ये 1000 नहीं करना, ये भूल जाना, इसे मत करना फिर। क्लियर? ऐसे भी कर सकते हैं। चलो आज एक और मिल गया कि खन्ना सर इसी को कन्वर्ट कर दो केजी में कर दिया तो ऊपर 1000 नहीं करेंगे। अब बताओ बेटा मेरे साथ आज आसान न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए कैपिटल एम स्मॉल एम और मोल फ्रैक्शन के? Yes. हाँ जी बेटा Yes. सबको क्लियर हुए या कोई डाउट है? हाँ जी बेटा नो सर। पक्का कोई डाउट? Yes. सभी Clear. बेटा सबको क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी No sir. चलो गुड। No, sir. No sir. अब पता क्या, अब आप इस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेना इन न्यूमेरिकल्स को। तो अब जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अब इन न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा और मुश्किल कर देंगे। अभी तक देखो मैंने सिमेट्री सी रखी थी, कैपिटल एम फाइंड किया, स्मॉल एम फाइंड किया, मोल फ्रैक्शन फाइंड की, या इन्हीं में से क्वांटिटीज को फाइंड किया। मैंने कोई न्यूमेरिकल ऐसा नहीं किया कि कैपिटल एम दे रखा है तो आपको कहा फाइंड मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो आपको कहा फाइंड स्मॉल एम या कैपिटल एम। तो बेटा वो न्यूमेरिकल हमारे थोड़े से और मुश्किल हो जाते हैं। क्लियर? और एक मैंने आज के लेक्चर में कोई डेंसिटी का न्यूमेरिकल नहीं किया। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले तो न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी और एक मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के आपस में रिलेशन के। तो मुझे इनके फॉर्मूले याद नहीं रहते, मुझे बस यही याद रहेगा छोटा एम का कंसेप्ट और कैपिटल एम, फिर उन न्यूमेरिकल्स को करना आसान रहेगा। तो आज का लेक्चर सबको क्लियर? कोई डाउट है तो बताओ सो दैट आई शुड रिपीट। हाँ जी बेटा क्लियर? No sir. Clear. चलो गुड। तो Yes. आज का पहले इतना करो, नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग इस टॉपिक को आगे लेकर जाएंगे सॉल्यूशंस के, और टेस्ट
टेस्ट की तैयारी करो, कोई टॉपिक नहीं क्लियर तो आप मुझे जब मर्जी कॉल कर देना, खन्ना सर ये एक बार बता दो, मैं बेटा एक्सप्लेन कर दूंगा वापस, कोई फर्क नहीं है। पर संडे को टेस्ट सर। सबने जरूर देना बेटा, पहला टेस्ट है तो पॉजिटिव मोड से। और ये मत सोचना खन्ना सर नंबर कम आए किसी और को तुम्हारे नंबर बताऊंगा या तुम्हें डांटूंगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं बेटा। पर तुम लोग टेस्ट जरूर दो, चाहे 2 क्वेश्चन करो, चाहे 3 करो, चाहे 4 करो, पर टेस्ट जरूर दो। ओके जी? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। सर इस क्वेश्चन में हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या लेंगे? यहाँ पे बेटा मोलर मास इथेनॉल है ना, इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का आ गया हमारे पास 46 इथेनॉल। ठीक है सर। इसलिए देख मतलब न्यूमेरिकल के शुरू में आया था इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर दैट मींस इथेनॉल सॉल्यूट, और वाटर हमारे पास क्या आ गया सॉल्वेंट। ठीक, यस यस सर, यस सर, क्लियर, करें क्लोज? यस सर। ठीक, चलो बेटा, ओके Thank बेटा, ओके जी।